आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 13 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो गलत है उसको देखना है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 17 में राजभाषा भाषा बिल्कुल सही है। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध बिल्कुल सही है। 18 में आपातकाल होना चाहिए, जो कि गलत है। निर्वाचन जो है वो भाग 15 में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। और पूछ भी क्या रहा है कि कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन को चुनना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह बात सही है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही है तो ऑप्शन नंबर बी तो कट गया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जाता है। तो बी भी सही है। तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न दे दिया है तो यह बात दूर नहीं कि पूछ दे कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पक्ष के पार्टी और विपक्ष के पार्टी दोनों में से किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष के पार्टी के द्वारा लाया जाता है, तो ये बात गलत है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के पार्टी और पक्ष के पार्टी दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के सदस्य का अयोग्यता का मामले में फैसला करता है? कौन सा राज्यसभा के सदस्यों के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? सर्वोच्च न्यायालय? नहीं। चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति तत्व में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति का गठन को बढ़ावा देती है? ठीक है, तो 39 के जो घ दिया हुआ है, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बोलता है कि महिला एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दें। ऑप्शन नंबर 39 के घ 39 के क बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए। ठीक है, 43 के ख जो है ये प्रश्न का ऑप्शन सही है कि सहकारी समितियों का गठन को बढ़ावा कौन देता है? 43 के ख। अब अनुच्छेद 48 का जो क है, 48 के क, तो कृषि और पशुपालन के संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय एवं बछड़े को अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्ल की परीक्षण और सुधार करना और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और तथा वन्य जीव संरक्षण का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग, दक्षिण अफ्रीका से केवल संविधान संशोधन नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज पहला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंद स्वराज के लेखक कोई और नहीं, हमारे महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, तो हिंद स्वराज रचना कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। 3 को याद कर लेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विक्स फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। तो देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की, अबुल कलाम आजाद ने आत्मकथा पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम लिखे, लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में
कांग्रेस के कलकत्ता के विदेश अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन उन्होंने ही अनहैप्पी इंडिया लिखा। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया आयरलैंड से, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव होगा, उस चुनाव का जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से संविधान से ली गई है। इसके अलावा राज्य के निदेशक तत्व तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोचयन भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में 12 सदस्यों को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। संविधान के मूल कर्तव्य: प्रस्तावना की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदर्श पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी समवर्ती सूची और संसद में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो थुंगन समिति है, बलवंतराव मेहता समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी है। लेकिन वाई के अलग समिति का संबंध पंचायती राज संस्था से नहीं है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। तो बलवंतराव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति तथा थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से है। लेकिन बलवंतराव मेहता द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपने गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद सिफारिश किया था 1957 में। लेकिन अशोक मेहता समिति ने 1970 में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती राज में बदलने की सिफारिश की थी। और 1988 में पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को जांच करके उद्देश्य यह गठित किया था। 73वां संविधान संशोधन नियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए आगे देखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान के कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसमें केवल 10 जोड़ा गया था। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। भारत में मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। और भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश, मूल कर्तव्य जो है जो बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से। और इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। इस समिति की अनुशंसा पर ही, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया।
ठीक है। और 51 के क में 10 मूल कर्तव्य की सूची समावेशित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे कि राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ, तो राजा से राज्य का राज्यपाल 153, राजा का से कार्यकाल 154, राजा का नाक ना से याद रखना नियुक्ति 155, नाक क से कार्यकाल 156, योगा से क्या होता है योग्यता, योगा से योग्यता 57, गा से क्या होता है तो ज्ञा से होता है पद के लिए शर्तें, और सा से होता है साफ यानी शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 159 159 10 के सी। आगे देखेंगे किस मंत्री द्वारा उधम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा उधम सखी पोर्टल की स्थापना शुरू की गई है। तो किसके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उधम मंत्रालय, ठीक है। तो 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारतीय महिला उद्यमियों के लिए उधम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, निवेशक से सीधे संपर्क, बाजार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसे मदद उपलब्ध कराई गई। यह पोर्टल उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए व्यवसाय मॉडल बनाने हेतु एक नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर करना है। तो 11 के ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधिक अनुदान दिए जाते हैं। यानी कौन सिफारिश करता है केंद्र सरकार को कि राज्य सरकार को वैधिक अनुदान दिया जाए। तो वित्त आयोग, कौन वित्त आयोग सिफारिश करता है, वित्त आयोग। ध्यान देंगे कि वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आयोग गठन का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 13। निम्नलिखित में से कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन है। तो मोहम्मद अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किनके बचपन का नाम मूलशंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। लेकिन आगे देखते हैं, इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंध गुरु स्वामी व्यंजक से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की और लोटों का नारा दिया गया। उपयुक्त पंक्तियां किस व्यक्ति से संबंधित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर। रामकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था। तो रामकृष्ण आयोग का जो गठन था 1948-49 में वो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध में था। कौन सा रामकृष्ण आयोग का गठन। तो देखेंगे वर्ष 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी थी। इस आयोग की नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था को संचालित की जांच करना और तत्कालीन समस्या को पता लगाकर सरकार को आवश्यक सुझाव देने हेतु गठित किया। भारत का पहला
पहला शिक्षा आयोग था। यह जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित राधा कृष्ण आयोग जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें जो कथन है वो गलत को चुनना है। तो यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में जॉर्ज पंचम और मैडम यूली के दिल्ली दरबार में हुआ था। ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा चलाया गया था, ये बात सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने किया था, यह भी बात सही है। ठीक है, समाप्ति रिपन ने किया था। लेकिन यहाँ पे देगा कि यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसी घुसपैठ का विरोध करने और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा पर सीमा विवाद को हल करने के लिए तिब्बत में कर्नल या हस्बैंड को सैन्य अभियान के लिए भेजा था। कर्जन भारत में वायसराय पद पर 1899 से 1905 तक था। कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 में एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। कर्जन के समय 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। कर्जन का काल कब से कब तक था, तो 1899 से 1905 तक। बंगाल विभाजन के समय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कर्निंधम सर्कुलर आंदोलन चलाया जा रहा था, तो किस राज्य में, असम में। किस राज्य में, असम राज्य में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कर्निंघम सर्कुलर या परिपत्र आंदोलन असम में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में छात्रों की भागीदारी को हतोत्साहित करने और रोकने के लिए असम के तत्कालीन जन सूचना निर्देशक J.R. कर्निंधम ने 1930 में कर्निंधम परिपत्र जारी किया, जिसमें छात्रों द्वारा किसी भी ब्रिटिश विरोधी और स्वदेशी समर्थन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इनमें माता पिता, अभिभावक और छात्रों को अच्छे आचरण का आश्वासन देने के लिए मजबूर किया गया और उनमें एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा कि यदि वे सरकार विरोधी प्रदर्शन या आंदोलन में भाग लेंगे तो उन्हें अपने स्कूल या कॉलेज छोड़ना होगा। तो कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो असम में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन किया था, तो किस वर्ष किया था, 319 से 320 ईस्वी के बीच। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत के द्वारा 319 बीस में चलाया गया था। गुप्त संवत गुप्तों द्वारा बनाया गया प्रथम पंचांग या कैलेंडर था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। पुराणों तथा हरिसेन के लिखित प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त के राज्यों का विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोगों और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। लिच्छवी के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। कुमार देवी के साथ विवाह करने के संबंध में चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी किए थे उनमें अपनी राजकुमारी कुमार देवी का भी चित्र स्थापित किया था। किसका, कुमार देवी का। तो प्रश्न यहाँ पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत प्रचलन किया, तो 319 बीस में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे, तो रहीम नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 और 3 जिसमें है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम
चिश्ती सिलसिले के प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरू हुआ था। मुइनुद्दीन चिश्ती शुरू हुआ था। इन्होंने अपनी गतिविधियां का प्रमुख केंद्र अजमेर में बनाया था। निजामुद्दीन औलिया उदर एवं सहिष्णुता के दृष्टिकोण से महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है, उन्होंने योग का प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्धि काहे जाने लगे। रहीम और रस खान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। आगे देखो प्रश्न नंबर 20, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किसके पहले किया गया था भूमि के माप कर? तो शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो शेरशाह के द्वारा क्या किया गया था कि भूमि के माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया था। तो शेरशाह ने भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। किसका कराया था? गज ए सिकंदरी का प्रयोग कराया था। इसमें मापन के लिए सन से बने रस्सी का उपयोग किया जाता था। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। शेरशाह ने 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया। 1540 में कन्नौज को युद्ध में हुमायूं को फिर हराया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर के युद्ध में एक नर्तकी के लिए अपने ही बम से हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और इसकी विशेषता है कि यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है और इसका मकबरा का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान है। अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे देखेंगे, किस शासक को एकराट या सर्वछत्रांतरक की उपाधि मिली है? तो किसको मिला है? महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने 344 ईस्वी पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना की और अंतिम सम्राट धनानंद था। सम्राट महापद्म नंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, पुराणों में इन्हें महापद्म तथा महाबोधि वंश के उग्रसेन कहा पुरा गया है। इन्हें इतिहासकारों द्वारा सर्वछत्रांतरक और एकराट की उपाधि से विभूषित किया गया है। महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काशी, कौशल, सुरसेन, वज्जी, मगध, कुरु, पांचाल एवं कलिंग जैसे विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्र प्रशासक की नींव रखी है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 में किया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि एकराट का उपाधि किसको मिला है? तो महापद्म नंद को। महापद्म नंद को। आगे देखते हैं कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले देखेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी 3 में सब शुरू है। कालिदास मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। तो दू के ए है। विशाखा दत्त मुद्राराज शूद्रक मृच्छकटिकम। तो 3 के बाद 1 फिर डी। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। तो ध्यान देंगे, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के पड़े 19वीं सदी के अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 में भीषण रूप से धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी
पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन जन की क्षति हुई। अनुमान लगाया गया है कि 13 लाख लोगों तो पक्का उड़ीसा में ही मृत हुए होंगे और इसी अकाल के प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? तो महार सत्याग्रह के जनक कौन थे महाराष्ट्र में? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। महार सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो महार सत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में रॉलेट एक्ट आने के समय भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध करना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही। वर्ष 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था उसके तहत सचिव थे मार्लो द्वारा और वायसराय थे मिंटो, यानी मार्लो मिंटो के द्वारा प्रस्ताव लाया गया जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया। इसमें सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या चीज? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई जो भारत में संप्रदायवाद के उदय के कारण में प्रमुख था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखेंगे। कौन सा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 57, करनाल का युद्ध 39। इसको मिला देना है तो 3 4 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो पहले जो मराठा सरदार थे जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। लाफर वक्र जो है वो लाफर वक्र का संबंध किससे है? तो लाफर वक्र का संबंध कर की दर तथा राजस्व से है। कर की दर तथा राजस्व से है। ऑप्शन नंबर सी। मौसमी बेरोजगारी की समस्या किसमें होती है? तो कृषि में। किसमें? कृषि में मौसमी बेरोजगारी को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे 30 देखेंगे। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीवन निर्वाह में लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ती है, पूंजी का अवमूल्यन यानी कम होता है, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है, यानी देश से बाहर सामान भेजना ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पूंजी का अवमूल्यन होना। चलिए आगे देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO बोलते हैं इसको, पहले CSO करता था। अब देखेंगे इसको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इससे पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना केंद्र सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। वर्ष 1919 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया 2019 में। आगे देखेंगे। 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य का है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। लेकिन सबसे अधिक शहरकृत जनसंख्या पूछे तो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। आगे देखेंगे। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज
किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 43, फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर अस्टर हो गए हैं? तो रामसर साइट 98 हो गए हैं, लेकिन अभी चल रहा है अप्रैल 2026 में, और यह बढ़कर के 99 हो गया है, बढ़कर 99। जो सखी एगो है, सखी झील है, शेखा झील जो है उत्तर प्रदेश में रामसराइट नया बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखो। हाल में ही किस राज्य के सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य। आगे देखेंगे। कितना वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो ये वाला है, कितना अनुमानित है? 3,47,589.76 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का स्थापना किया? तो कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 में 34 ठो को, कितना को? 34 ठो, लेकिन किताब में व्याख्या 32 दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सबसे पहले पूछेगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लेन। आगे देखें। बिहार के कितने व्यक्ति को 2026 में पद्म पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई है? तो 3 व्यक्ति को। कितना को? 3 व्यक्ति को। आगे देखेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों को गुणधर्म में निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 की तरफ। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो उबला हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वांटम संख्या कितनी होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो है वो 4 प्रकार की होती है, और क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देता है। ठीक है, धातु नहीं है, तो सल्फर इज नॉट ए मेटल। सल्फर धातु नहीं है। इसमें उदाहरण है, तो ऊपर वाला जो बोलते हैं इसको भार, द्रव्यमान, तो दोनों का भार बराबर है, इसलिए क्या है? समभारिक है। आगे देखेंगे। बीटा कण निम्नलिखित में से किस प्रकार का आवेश का वहन करती है? तो ऋणात्मक आवेश का वहन करती है। बीटा कण जो है वो ऋणात्मक आवेश का वहन करती है। ठीक है, बीटा कण ऋणात्मक का। आगे देखेंगे। परमाणु में 3 आधारभूत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। चूना पत्थर का निरूपित कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना कौन होता है? तो CaOH के होल ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूना पत्थर किसको बोलते हैं? केवल सूखा चूना, तो सूखा चूना या केवल चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। आगे देखेंगे। कौन सा कथन सही है? ध्वनि का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कमती नहीं है, बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 60 क्वेश्चन देखेंगे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है और काल्पनिक वस्तु के बराबर होता है। 60 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 61 नंबर प्रश्न को।
चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मिलाना है, कौन सा किसका क्या काम है? ठीक है, ऑक्जेनोमीटर पौधा का विधि मापता है, अल्टीमीटर अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडोमीटर वाहन की गति और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 63 नंबर। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा मात्रक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है? तो ट्रांसफार्मर। कौन? ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है और इनमें केंद्रक नहीं होता है? तो आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी, जो केंद्रक जो होता है नहीं होता है और गोलाकार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में अध्ययन करते हैं, तो एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी और घास का संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। अब देखेंगे कौन सा पादप हार्मोन पौधे को कोशिका विभाजन के दर को बढ़ा देता है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो यांत्रिक सहारा भी देता है और यांत्रिक सहारा देने के बावजूद यह कोशिका वृद्धि को दर को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है और इससे किलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा मादा हार्मोन है? तो एंड्रोजन जो है वो नर का है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है वो मादा का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरिमिडीन क्षार उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरिमिडीन क्षार कौन सा होता है? तो इसमें होता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। और डीएनए में होता है, डीएनए में साइटोसिन एवं थाइमिन। कौन सा होता है? थाइमिन। आगे है डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम तो 13 गुणसूत्र गड़बड़ाता है, तो 13 को बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। 18 को बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एडवर्ड। लेकिन गुणसूत्र 21 के आंतरिक प्रतिलिपि हो जाने से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। सोडियम और पोटेशियम के उत्पादन से रक्त दाब पर नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करता है। ठीक है, बिहार में पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहटा पटना में। कहाँ हुआ है? बिहटा पटना में। जो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस में। प्रथम ओलंपिक खेल का जो है यूनान एथेंस में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या है? यूरो। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र का स्थापना कब हुआ था? यानी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। कब? 1952 में। आगे देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह संरचना हिस्सा है। वेलिकोंडा समूह किसका हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का हिस्सा है वेलिकोंडा। पूर्वी घाट के मध्य में रचनात्मक भाग है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे।
कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे पुराना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। ये सब कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 83 को चलेंगे। किस राज्य में सुईल नदी परियोजना है? सुईल किस राज्य में सुईल नदी परियोजना है? तो सुईल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध बंदरगाह है? तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है वो स्थलबद्ध है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। एक ऐसा जनजाति का नाम बताना है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निवासी नहीं है। तो इसका निवासी नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं रहता है। तो कौन है? रेंगमा। कौन है? रेंगमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निवासी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक से जुड़े हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जूलियस रॉबर्ट वॉन मेयर ने दिया था और यह ऊर्जा के ऊष्मीय गति के प्रथम नियम से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। तुमालापल्ली खदान। तुमालापल्ली जो खदान है दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडारण माना जाता है। कहाँ अवस्थित है? तुमालापल्ली। तो तुमालापल्ली जो है यूरेनियम का जो है भंडारण है। तो तुमालापल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 89। वर्षा जल संचयन किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? फायदेमंद तो सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदेमंद भूमिगत जल के स्तर में सुधार के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सुमेलित करना है? तो तंबाकू बोर्ड गुंटूर। 4 का ऑप्शन नंबर बी। चाय बोर्ड कहाँ है? तो चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। रबर बोर्ड कहाँ है? तो रबर बोर्ड जो है कोटायम में है और कॉफी बोर्ड बंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से देख लेना है। आगे देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ओंटोरिया झील और ईरी झील के बीच स्थित है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 93। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्री सैलम बांध। तो कृष्णा नदी मुख्य रूप से बहता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कावेरी कृष्णा से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है गोदावरी। तो इसमें देखेंगे कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध तो आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। 94 नंबर। हे राम ये संबंधवाचक कारक है। हे राम का वह है हे राम। तो संबोधन कारक जो संबोध करता है, संबोधन कारक वह है जो किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 96। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, यही वाक्य जो है अशुभ है। मुझे भारी दुख हुआ अशुद्ध है। इनमें भारी का जगह बहुत शब्द का प्रयोग होता है। मुझे बहुत दुख है, इस वाक्य होता है। ठीक है, पहाड़ का प्रवाची शब्द क्या होता है? शिला मतलब पत्थर होता है, पाषाण मतलब भी पत्थर होता है, अजर मतलब अजर, ना मरने वाला शायद को अजर बोलते हैं, लेकिन भूधर को पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज देन एक्यूरेट, यानी इसमें पूछा कि फास्ट की जगह पर क्या होगा? तो मोर फास्टर।
मोर फास्टर देन एक्यूरेट। ठीक है, आगे देखेंगे हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म हुआ था ब्रैनो एम इन में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें बनाना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसका हो जाएगा वेन एवर देयर इज स्मोकिंग देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सुबह के 3:38। चलिए आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू सो मच।